देखो, शिवपालगंज कहने को गांव था, लेकिन वो शहर से काफी नजदीक था और सड़क के किनारे था, तो यहाँ पे आने जाने वालों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी और लोग ऐतराज मतलब डिनाई भी नहीं करते थे, क्योंकि गांव था। तो जैसा कि गांव में एक ब्लॉक होता है जो सरकारी कामों के लिए होता है, तो वहाँ पे नेता और अफसर लोग आते जाते रहते। और कुआं के अलावा वहाँ पे हैंडपंप भी लगा हुआ था, जा कि पानी पीने के लिए, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग कुआं का पानी पीने में सोचते थे कि जान का खतरा हो सकता है, लेकिन हैंडपंप होने की वजह से लोग आराम से पानी भी पीते थे। खाने का भी मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा होटल वगैरह था, तो लोग खा पी भी लेते थे। वहां के छोटे मोटे अफसरों में कोई ना कोई ऐसा निकल ही आता था जिसके ठाठ बात देखकर वहां वाले उसे परले सिरे का बेईमान समझते, पर जिसे देखकर ये बाहरी लोग आपस में कहते कितना तमीजदार है। देखो, शिवपालगंज गांव था, तो जैसा कि अफसरों में बता रहा है। तो और लेकिन वहां के जो मतलब लोग थे, वो देखते ना अगर अफसरों को तो कहते कि नहीं, ये लोग तो बेईमान टाइप के हैं। लेकिन कुछ लोग वही बाहर में जो आते जाते देखते, वो बोलते नहीं, अफसर तो बड़ा तमीजदार दिख रहा है, बहुत बड़े खानदान का लड़का है लगता है। देखो ना, इसको चीकू साहब की लड़की ब्याही है। मतलब उसमें से कोई एक अफसर था जो उस गांव के किसी चीकू साहब की लड़की से उसकी शादी हुई थी। इसीलिए भूख लगने पर अपनी ईमानदारी को खतरे में डाले बिना वे लोग वहां खाना भी खा सकते थे। मतलब अब लड़की की शादी हुई थी, तो जब भी उधर से आना जाना होता, लोग उसके घर पे रुक करके खाना भी खा लेते थे। कारण जो भी रहा हो, उस मौसम में सिपालगंज में जननायकों जनसेवकों का आना जाना बड़े शोर जोर से शुरू हुआ था। मतलब कि जो भी जैसे कि होता है ना कि पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एज ए वॉलंटियर काम करते रहते हैं, तो वो लोग थे। उन सबको शिवपालगंज के विकास की चिंता थी और नतीजा यह होता था कि वे लेक्चर देते थे। वो लोग जब भी आते शिवपालगंज को देखते, तो उन्हें लगता कि अरे, शिवपालगंज में बहुत कुछ होना चाहिए, उसको लेकर के वे भाषण देते थे। लेकिन वो लेक्चर कंजों के लिए खास तौर पे बड़े ही दिलचस्प थे, क्योंकि इनमें प्राय शुरू से ही वक्त श्रोता को और श्रोता वक्ता को बेवकूफ मानकर चलता था, जो कि बातचीत के उद्देश्य से गंजों के लिए आदर्श परिस्थिति। देखो, जैसा होता है कि जब भी लोग कोई लेक्चर देने लगता है, नेता या कोई राजनीति से रिलेटेड कोई लोग होते हैं, तो लोग उसको ना बेवकूफ श्रोता और वक्ता दोनों मान के चलती है। श्रोता मतलब कि सुनने वाला, वक्ता मतलब कि बोलने वाला। और गंजे जो थे, बस उसे इंटरेस्ट मतलब एक एंटरटेनमेंट समझ करके सुनने जाते। फिर भी लेक्चर इतने ज्यादा होते थे कि दिलचस्पी के बावजूद लोगों को अपचस हो सकता था। मतलब कि सुनते सुनते भी उनको ऐसा लगता था कि शायद डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, नहीं पचता नहीं था उन लोगों को। लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाले भी समझे कि ये बकवास कर रहा है, बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। मतलब उनके हिसाब से था कि जो भी सुनने वाला है, श्रोता, एज अ ऑडियंस समझ लो, या फिर जो बोलने वाला स्पोकर है, वो भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ, तभी इंटरेस्ट आ सकता है। पर कुछ लेक्चर देने वाले इतनी गंभीरता से चलते हैं कि सुनने वालों को कभी कभी लगता है कि वो आदमी अपने कथन के प्रति सचमुच ही ईमानदार है। लेकिन कुछ लेक्चर देने वाले इतनी सीरियस मतलब सीरियसली इतना अच्छा लेक्चर देते थे, ऐसा लगता था कि ये कुछ ज्यादा ही ईमानदार आदमी आ गया है। जबकि ऐसा क्या होता है, स्पीच देने वालों को हम यही सोचते हैं कि जितनी ईमानदारी के चोचले गा रहा है, उतना ही बड़ा बेईमान ही इंसान होगा। लेकिन कुछ कुछ लोग इतने सीरियसली उस चीज को करते थे कि थोड़ा सा कभी कभी ऐसा फील होता था कि शायद ये ईमानदार है। ऐसा संदेह होते ही लेक्चर गाढ़ा और फीका बन जाता था और उसका असर श्रोताओं के हाजमे के बहुत खिलाफ पड़ता है। यह सब देखकर गंजू ने अपनी अपनी तंदुरुस्ती के अनुसार लेक्चर ग्रहण करने का समय। और देखो, उन सबको ऐसा लगता था कि यार इतना लेक्चर ना हजम नहीं हो सकता हम लोगों को। तो सब गंजों ने मतलब कि शिवपालगंज के लोगों को क्या कहा जाता था, गंजहा और गंजू। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक नंबर में आता है कि शिवपालगंज के लोगों को क्या कहा जाता था। तो उनको क्या लगता था कि जितना मैं डाइजेस्ट कर सकूंगा उतनी देर सुनूं और उसी टाइम पर जाऊंगा उसके बाद
तो सबने अपना अपना टाइम फिक्स किया था। कोई सुबह के खाने के बाद लेक्चर सुनने जाता था, कोई दोपहर के खाने के बाद। ज्यादातर लोग लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर में और शाम के जागने के बीच में देते थे। मतलब कि लंच के वक्त कैसा होता है, हम लोग स्लीपी फील करने लगते हैं, तो उसी वक्त ये लोग जाते थे और वहीं आधी नींद भी लेते थे, आधी लेक्चर भी सुनते थे। उन दिनों गांव में लेक्चर का मुख्य विषय खेती था। मतलब लोग खेती को लेकर के भाषणबाजी किए जा रहे थे। इसका यह अर्थ अर्थ कदापि नहीं कि पहले कुछ और था। वास्तव में पिछले कई सालों से गांव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा था कि भारतवर्ष एक खेती देश है। खेती देश का मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ना, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। तो गांव वाले इस बात का विरोध भी नहीं करते थे, पर वक्ता की बात सुनकर गांव वाले इस बात का विरोध करेंगे ऐसा उन्हें लगता था। इसीलिए वो कहीं ना कहीं से एक दूसरा लॉजिक ढूंढ कर लाते थे और प्रूफ करना चाहते थे कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है, लोग यहाँ के सबसे ज्यादा खेती पर डिपेंडेंट है। फिर आगे की बात बताने के पहले ही प्रायः दोपहर के खाने का वक्त हो जाता था। मतलब जैसे ही आगे का लेक्चर शुरू होता उस वक्त तक लंच का टाइम हो जाता था। और वह तमीजदार लड़का जो भाषण देता था, जो बड़े संपन्न घराने की औलाद हुआ करता था और जिसको चीको साहब की लड़की ब्याही गई थी, वक्ता की पीठ का कपड़ा खींच कर इशारे से बताने लगता कि चाचा जी खाना तैयार। और वो जो स्पीच देने देने वाला जब स्पीच देता रहता था तो उसको ना उसका कपड़ा खींच करके बताता था कि अरे चाचा जी चलो खाना तैयार है। कभी कभी कुछ वक्तागण आगे की बात भी बता ले जाते थे, तब मालूम होता था कि आगे की और पीछे की बात में कोई फर्क नहीं था। मतलब भाषण देने में इतने मशगूल हो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि जो बात वो पहले कर चुके हैं अभी भी वही कर रहे हैं। और घूम फिर कर बात यहीं आकर रुकती थी। मतलब होता ना, सारे चक्कर लगाने के बाद जो पॉइंट ऑफ मतलब सेंटर ऑफ द पॉइंट था वो यही था कि भारत है खेतीहर देश। तुम खेतीहर हो, तुमको अच्छी खेती करनी चाहिए, अच्छा अन्न उपजाना चाहिए। और हाँ, लेक्चरों की कमी विज्ञापनों से पूरी की जाती थी। और एक तरह से सिपालगंज में दीवारों पर चिपके लिखे हुए विज्ञापन वहां की समस्या उनके समाधानों का सच्चा परिचय दी। मतलब जैसा कि होता है ना, छोटे छोटे गांवों में देखोगे कि लोगों के घर के दीवारों पे भी एडवर्टाइजमेंट मतलब पेंटिंग करके या पोस्टर लगा के ऐसा किया जाता है। तो सिपालगंज में भी ऐसा था। और वो सारे बैनर भी बस इसी चीज को प्रूफ करते थे कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है और किसान बदमाशी के कारण ही अधिक अन्न नहीं उपजाते। मतलब किसान लोग मेहनत नहीं करना चाहते। इसका समाधान यह था कि किसानों के सामने लंबा लंबा लेक्चर दिया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाए, उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते तो देश के लिए करो। इसी तरह जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे और सबको बताते थे कि देश के लिए अन्न पैदा करो। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों को बड़े जोर से पड़ता था और भोले से भोला काश्तकार भी मानने लगता था कि हो ना हो इसके पीछे भी कोई चाल है। मतलब जितने भी कारीगर वगैरह जो थे सब यही सोचते थे ना कि इन लोगों की कोई प्लानिंग चल रही है, हम लोगों को इस तरह से बताते रहते हैं। शिवपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन बहुत ही फेमस हो रहा था, मतलब पॉपुलर हो रहा था, जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बालियां लटकाए और बदन पर मिर्ची पहने गेहूं की उचित फसल को हंसी से काट। मतलब एक अच्छा सा बैनर वैनर लगाया गया था जिस पर एक कारीगर की पिक्चर थी और वो अंगोछा बांधे हुए, मतलब सर पर वो पगड़ी बांधते हैं ना, तो टॉवेल को लेकर के किसान लोग तो वैसा ही करते। कानों में बालियां लटकाए, मतलब कि राउंड वाला इयररिंग पहने हुए, बदन पर अपना मिजाई पहने हुए, मतलब वो जैसा लुंगी जैसा पहनते हैं ना, हाफ करके वैसा। और गेहूं की फसल को काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई अपने आप से बहुत खुश कृषि विभाग के अफसरों वाली हंसी हंस रही थी। मतलब कृषि विभाग के अफसरों वाली हंसी का मतलब यहाँ पे है कि जस्ट लाइक अ क्रिटिसाइज, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले लेडीज आती थी वो झूठ मूठ का हंसती थी बिना कुछ देखे हुए भी, ऐसा ही। नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था अधिक अन्न उपजाओ। मिजई और बाली वाले काश्तकारों में जो अंग्रेजी के विद्वान थे, उन्होंने अंग्रेजी इबारत से, और जो हिंदी के विद्वान थे उन्होंने हिंदी में प्रयास करने की बात सोची थी। मतलब जो हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था, तो कहने का मतलब जो हिंदी वाले फॉलोवर थे वो अपनी हिंदी की भाषा को काफी अच्छा बोल्ड दिखा रहे थे, इंग्लिश वाले भी वही कर रहे थे।
उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती औरत की तस्वीर देखते हुए उसकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह, मतलब उस पिक्चर, वो जो पिक्चर लगी हुई थी उससे लोग यही उम्मीद करते थे कि शायद उस औरत की पिक्चर को देखकर लोग अट्रैक्ट होंगे, थोड़ा सा उसको देख करके सोचेंगे अरे चलो ये औरत भी बोल रही है तो हमें अन्न उपजाना चाहिए। यह तस्वीर शिवपालगंज में आजकल कई जगह चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि यहाँ वालों की निगाह में तस्वीर वाले आदमी की शक्ल कुछ कुछ बद्री पहलवान। अब देखो, एक जो लगा हुआ था पिक्चर, उसकी पिक्चर बद्री पहलवान से मिलती थी। औरत की शक्ल के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था कि किससे मिलती है। वो गांव की देहाती लड़कियों में से किसी की थी, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं था कि किसकी तरह दिखती। वैसे सबसे ज्यादा जोर शोर वाले विज्ञापन खेती के लिए नहीं, मलेरिया के बारे में। जैसा कि जानते हैं ना हम लोग कि पहले मलेरिया से भी गाँव में न जाने बहुत सारी डेथ हो जाती थी। जैसे अभी ये कोरोना एक पैंडेमिक है, पहले के टाइम में मलेरिया भी एक पैंडेमिक हुआ करता था। आज के डेट में नहीं है, बट पहले था। जगह जगह मकानों की दीवारों पर गेरू से लिखा गया था कि मलेरिया को खत्म करने में हमारी मदद करो, मच्छरों को समाप्त हो जाए। गेरू पता है तुम लोग को? गेरू क्या होता है? हम्म? किसी को नहीं पता? अरे सब सुन रहे हो या नहीं? हाँ हाँ। गेरू क्या होता है? नहीं पता। गेरू ना एक मतलब पहले के टाइम में लोग घर को, दीवार को कलर करने के लिए ना वो व्हाइट वाला चूना और थोड़ा सा रेडिश टाइप का आता है, मतलब ऑरेंज और रेड मिला हुआ, उसको गेर बोलते थे। उससे भी लोग डिजाइन, जैसे कि आजकल हम लोग को तरह तरह के कलर यूज करते हैं ना घर के लिए पेंट करने के लिए, तो पहले उसी से यूज किया जाता था। आज भी गाँवों में उसका यूज होता है। बहुत इंटीरियर वाले जो गांव होते हैं, जैसे इवन आदिवासी लोग भी जो होते हैं, वो अर्बन ट्राइबल वाले इवन, ये तुम लोग मिट्टी का घड़ा जो देखते हो ना मार्केट में जो मिलता है अभी, ठीक है? हाँ मिट्टी हाँ। मिट्टी का घड़ा भी देखा ना, उसका कलर देखा है? एकदम वैसा ही, उसी से वो लोग अभी भी कलर करके वो सब रखते हैं। पर तो वहां पे उसी से लिख दिया गया था कि मलेरिया को खत्म करने में हमारी मदद करो और मच्छर को भी समाप्त हो जाना। यहाँ भी यह मानकर चला गया था किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक है। मतलब लोग कहते थे कि किसान गाय भैंस तो पालते ही हैं, साथ में मच्छर भी पालते हैं। अ, हम्म, और मच्छर मारने और इस अभियान में हेल्प करने के लिए कुछ लाइनें इंग्लिश में लिखी गई थी। इसीलिए प्राय सभी लोगों ने इनको कविता के रूप में नहीं, चित्रकला के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए लोगों को इंग्लिश तो समझ में नहीं आती थी, तो लोग उसको एज ए ड्राइंग समझ रहे थे, और गेरू से दीवार रंगने वालों को मनमानी अंग्रेजी लिखने की छूट दे। दीवारें रंगते जाती थी, मछले मरते जाते थे, कुत्ते भूखा करते थे, लोग अपनी चाल चलते रहते। एक विज्ञापन भोले भाले ढंग से बताता था कि हमें पैसा बच पैसे बचाना चाहिए। पैसा बचाने की बात गांव वालों को उनके पूर्वज मरने के पहले ही बताया गया था, लगभग प्रत्येक आदमी को अच्छी तरह मार। खैर ये तो सबको पता होती है कि थोड़ी सी पैसे की सेविंग होनी ही चाहिए। तो उन लोगों के बारे में भी था कि उनके पूर्वज, मतलब उनके एंसेस्टर्स ने उन्हें बताया गए हैं कि पैसे बचाने चाहिए। इसमें बस यही था कि जैसे भारत एक खेतीहर देश है, ऐसा कुछ स्लोगन नहीं बोला गया था इसके ऊपर। पैसा नहीं बचा सकते तो देश के लिए बचाओ, जैसा कि उसमें था कि अगर तुम अन्न नहीं उपजाना चाहते तो देश के लिए अन्न उपजाओ। बात बहुत ठीक थी, क्योंकि सेठ साहूकार, बड़े बड़े ओहदेदार, वकील, डॉक्टर, ये सब तो अपने लिए पैसा बचा ही रहे थे, इसलिए छोटे छोटे किसानों को देश के लिए पैसा बचाने में क्या एतराज?
कहने का मतलब जो वकील और ठेकेदार, डॉक्टर ये सब होते हैं, ये सब अपने अपने लिए तो पैसे बचाते ही हैं, तो हम किसानों को भी तो करना ही चाहिए। सभी इस बात से सिद्धांत रूप में सहमत थे कि पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचाकर किस तरह कहाँ जमा किया जाएगा, ये बातें भी विज्ञापनों और लेक्चरों में साफ तौर से बताई गई थी, और लोगों को उससे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं थी। सिर्फ लोगों को यही नहीं बताया गया था कि कुछ बचाने के पहले तुम्हारी मेहनत के एवज में तुम्हें कितना पैसा मिलना चाहिए। मतलब जो काम तुम करते हो उसके बदले में तुम्हें कितना पैसा मिलना चाहिए, ये नहीं बताया गया था। पैसे की बचत का सवाल आमदनी और खर्च से जुड़ा हुआ है। इस छोटी सी बात को छोड़कर बाकी सभी बातों पर इन विज्ञापनों में विचार कर लिया, और लोगों ने इनको इस भाव से स्वीकार कर लिया था कि ये बेचारे दीवार पर चुपचाप चिपके हुए न दाना मांगते हैं, ना कुछ लेते हैं, और ना ही कुछ कहने आते हैं। मतलब लोगों का कहना था कि चलो भाई, इन पोस्टरों का, इन तस्वीरों का क्या दोष है, ये तो बेचारे चुपचाप दीवार पे चिपके हुए हैं, हमसे तो ना खाना मांगने आते हैं, ना पानी मांगने आते हैं, ना कुछ लेते हैं, ना कुछ देते हैं, तो चलो छोड़ दो इनको, जहाँ है जैसे हैं रहने। अब बात आती है रंगनाथ की तरफ फिर से। रंगनाथ को जिन विज्ञापनों ने अपनी ओर खींचा, वे पब्लिक सेक्टर के विज्ञापन न थे, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर की देन थे। मतलब आए थे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। उनसे प्रकट होने वाली बातें कुछ इस प्रकार थी। उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापक रोग दांत है। एक ऐसी दवा है जिसको दांत पर लगाया जाए तो उससे जड़ से आराम पहुंचता है। मुंह से खाया जाए तो खांसी जुकाम दूर होता है। बतासे में डालकर पानी से निकल लिया जाए तो हैजे में लाभ पहुंचता है। ऐसी दवा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। उसके आविष्कार अब भी जिंदा है। यह विलायतों वालों की शरारत है कि उन्हें आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। देखो, एक ऐसी दवा थी जो दांत दांत खाज खुजली वाला एक एडवर्टाइजमेंट आता था ना पहले, कि मतलब उसमें इचिंग होती है और जितना ही उसको इचिंग करो उतना ही फैलता जाता है, और स्पॉट जैसा कहीं भी किसी भी बॉडी में हो सकता है किसी। और अगर खांसी होती है तो वो भी खा सकते हो, वो भी ठीक हो जाएगा बताशे में डालकर। बतासा पता नहीं लोगों को पता है या नहीं, व्हाइट कलर का शुगर का ही है ना, राउंड राउंड उसे बना करके बेचते हैं, पूजा वगैरह में यूज किया जाता है, तो हैजे पे भी उससे लाभ होता है। ऐसी दुनिया कहीं नहीं, ऐसी दवा कहीं नहीं बनाई गई। कहने का मतलब कि अगर विलायत वाले, मतलब कि वेस्टर्न कंट्री वाले अगर चाहते तो आज तक नोबेल पुरस्कार भी इसे मिल गया होता। उनके हिसाब से इतनी अच्छी दवा थी। इस देश में और भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। एक कस्बा जहानाबाद में रहते हैं, क्योंकि वहां बिजली आ चुकी है, इसलिए वे नामर्दी का इलाज बिजली से करते हैं। अब नामर्दों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे डॉक्टर जो कम से कम भारतवर्ष भर में तो मशहूर है ही, बिना ऑपरेशन के अनुवृद्धि का इलाज करते हैं। यह बात शिवपालगंज में किसी भी दीवार पर तारकोल के हरूफ में लिखे हुए पाए जा सकते हैं। मतलब देखो, कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं इवन शिवपालगंज में भी, जो कितने लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं जहां बिजली आ चुकी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जिसे लोग क्या बोलूं, मतलब गुप्त रोग भी लोग कहते हैं, ठीक है। और इस बारे में सिपालगंज की दीवार पर, अगर पेड़ के ऊपर कहीं भी इसका एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल सकता था। वैसे बहुत से विज्ञापन बच्चों में सूखा रोग, आंखों की बीमारी और पेचिशादी से भी संबंध है। मतलब कि जैसा होता है ना, माल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चे होते हैं, तो ये सारी चीजें होती ही हैं। दाग, वृद्धि और नामर्दी, इनके इलाज की तरकीब शिवपालगंज के लड़के अक्षर ज्ञान पाने के बाद ही दीवारों पर अंकित लेखों के सहारे जानना शुरू कर। मतलब कुछ बीमारियों के नाम जो लिखे गए थे एज एडवर्टाइजमेंट दीवार पर, पेड़ पर, कहीं भी, तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अक्षर ज्ञान की वजह से उस वर्ड को पढ़ लेते थे लेकिन जानते नहीं थे कि आखिर ये बीमारी है। विज्ञापनों के इस भीड़ में वैद्य जी का विज्ञापन नवयुवकों के लिए आशा का संदेश अपना अलग व्यक्तित्व रखता था। उसकी एक अलग ही पर्सनालिटी थी, आइडेंटिटी थी, ऐसा कह लो। वह दीवारों पर लिखे नामर्दी का बिजली से इलाज अश्लील लेखों के मुकाबले में नहीं आता।
मतलब जिस तरह से उन्होंने बीमारी के बारे में लिख करके रखा था तो वो कोई गलत चीज नहीं थी। और छोटे छोटे नुक्कड़ों, दुकानों और सरकारी इमारतों पर अ, क्या क्या है ये, जहाँ पर होता है कि यहाँ पे डोंट स्प्लिट इट हियर, डोंट यूरिनेट हियर, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पेस्ट करना बहुत मना था। लेकिन फिर भी वहाँ पर टीन की खूबसूरत तख्तियों पर, मतलब टीन जो शेड होता है ना, वो एल्यूमिनियम शेड और स्टील वाला, उस सब में बड़े बड़े मोटे मोटे काले रेड और ग्रीन कलर के लेटर्स में लिख दिया जाता था, नव युवकों के लिए आशा का संदेश। नीचे वैची का नाम और उनसे मिलने की सलाह, मतलब एज ए सजेशन दिया जाता था कि जैसे हम लोग आजकल देते हैं ना फॉर मोर डिटेल्स, तो वैसे ही करके वैची से मिले। एक दिन रंगनाथ ने देखा रोगों की चिकित्सा में एक नया आयाम जुड़ रहा है, मतलब कुछ अलग से चीजें आ रही थी। सवेरे से ही कुछ लोग एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, बवासीर। बवासीर, पाइल्स जिसे हम लोग जानते हैं, शिवपालगंज की उन्नति का लक्षण था। बवासीर के 4 आदमकद अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि यहाँ पेचिस का युग समाप्त हो रहा है। मुलायम तबीयत, दफ्तर की कुर्सी, शिष्टापुर रहस्य, 24 घंटे चलने वाले खान पर हल्के परिश्रम का युग धीरे धीरे संक्रमण कर रहा। कहने का मतलब, पहले जो सारी बीमारियों के नाम एडवर्टाइजमेंट के तौर पे उधर लिखे गए थे, अब उसका दिन खत्म हो रहा था और एक नई बीमारी का रूप ले रहा था, वो था बवासीर। और शाम तक पहले वाली बीमारी खत्म हो जाती है और उसी जगहों पर लिख दिया जाता है बवासीर का सर्तिया इलाज, मतलब कि गारंटी कि बवासीर खत्म हो जाएगा। लेकिन फाइल्स भी एक ऐसी चीज है कि हमेशा नहीं खत्म होती, ऑपरेशन करने के बाद भी। देखते देखते 4-6 दिन में ही सारा जमाना बवासीर उसके सर्तिया इलाज के लिए नीचे दब गया। हर जगह वही एडवर्टाइजमेंट दिखने लगा। रंगनाथ को बहुत मतलब आश्चर्य हो रहा था कि वही विज्ञापन एक दैनिक समाचार पत्र में आ गया है। यह समाचार पत्र रोज 10 बजे तक शहर से शिवपालगंज जाता था, लोगों को बताने में सहायक होता था कि स्कूटर ट्रक कहाँ भिड़ा। अब्बासी नामक कथित गुंडे ने इरशाद नामक हाँ देखो, जैसे वो बवासीर का सर्दिया इलाज उस जगह पे सब जगह एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दिखने लगा। रंगनाथ बोलता है कि वो एडवर्टाइजमेंट वहाँ के दैनिक समाचार पत्र में भी आ गया। मतलब हर दिन जो न्यूज़पेपर आता था वो सुबह 10 बजे तक आता था और चारों तरफ मतलब कि जैसे कि न्यूज़पेपर में होता है ट्रक, स्कूटर ट्रक की कहाँ एक्सीडेंट हो गई, किस गुंडे ने किसको मारा, क्या किया, उस सब की जगह ये एडवर्टाइजमेंट काफी अट्रैक्टिव होकर के लोगों को अट्रैक्ट करता था। रंगनाथ ने देखा उस दिन अखबार के पहले पृष्ठ का एक बहुत बड़ा हिस्सा काले रंग में रंगा हुआ है और उस पर, मतलब कि वो पूरा ब्लैक पेपर बैकग्राउंड था और उस पर व्हाइट कलर का बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा था बवासीर। अक्षरों की बनावट मतलब स्ट्रक्चर वही थी जो दीवार पे लिखे एडवर्टाइजमेंट में होती है। उन अक्षरों ने बवासीर को एक नया रूप दे दिया था, जिसके कारण आसपास की सभी चीजें बवासीर की मातहती में आ गई थी। काली पृष्ठभूमि में अखबार के पन्ने पर चमकता हुआ बवासीर दूर से ही आदमी को अपने में समेट लेता था। जैसा होता है ना कि तुम लोगों ने जैसे कॉमर्स में भी तुम लोग पढ़ते हो ना, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्यों जरूरी होता है, कितने तरह का होता है, हाउ टू डू। तो बोल रहा है कि वही जो एडवर्टाइजमेंट ब्लैक और व्हाइट जो था ना, लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ तक कि वो सनीचर जिसे बड़े बड़े अक्षर पढ़ने में भी आंतरिक कष्ट होता, मतलब वो सिर्फ अक्षर पढ़ सकता था, ना कि बड़े बड़े वर्ड। तो वो भी अखबार के पास अट्रैक्ट होकर के आ गया और उस पर अपनी निगाह गड़ाकर बैठ गया। बहुत देर तक गौर करने के बाद वह रंगनाथ से बोला, वही चीज है। मतलब उस वो जो बवासीर लिखा हुआ देखा था ना, तो उसे लगा ये सिमिलर है, पढ़ नहीं रहा है। फिर पूछ रहा है, अरे ये वही है क्या? इसमें अभिमान की खनक थी, मतलब था कि शिवपालगंज की दीवारों पर चमकने वाले विज्ञापन कोई मामूली चीज नहीं। अच्छा, सनीचर का कहना था कि देखो शिवपालगंज कितना फेमस है, इधर जो चीज लगी थी उधर न्यूज़पेपर में भी आ, ये बाहर अखबारों में छपते हैं और इस तरह जो शिवपालगंज में वही बाहर अखबारों में, कितनी प्राउड की बात है, सनीचर को लगा। रंगनाथ तत्पर
बैठा रहा बेंच पर। उसके सामने अखबार का पन्ना तिरछा होकर पड़ा था। अमेरिका ने एक नया उपग्रह छोड़ा था। पाकिस्तान भारत सीमा पर गोलियां चल रही थी। गेहूं की कमी के कारण राज्यों का कोटा कम किया जाना है। जैसे जो कोटा में होता है ना, वो गेहूं चावल सब मिलता है, वो सब स्टॉक कम किया जा रहा था। सुरक्षा समिति में दक्षिण अफ्रीका के कुछ मसलों पर बहस हो रही थी। और उसी तरह ये काला सफेद एडवर्टाइजमेंट जो था बवासीर वाला, लोगों को अपनी तरफ चीख चीख कर बुला रहा था। इस विज्ञापन के अखबार में छपते ही बवासीर श्रीपालगंज और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बीच संपर्क का एक सफल माध्यम बन गया। और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये तो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। ये बवासीर जो श्रीपालगंज पे था वो पेपर में आ गया। डाकुओं का देश था। अब चलो हम लोग उधर चलते हैं। रामाधीन के घर जो चिट्ठी आई थी कि 5,000 रुपए लेकर के अमावस की रात को दक्षिण के टीले पर आ जाए, और रामाधीन का मानना था कि वह चिट्ठी रूपन बाबू ने भेजी है। अब आगे की कहानी। डाकुओं का आदेश था कि एक विशेष तिथि को, मतलब वही अमावस वाली रात को दक्षिण के टीले पर पैसे लेकर के आ जाए। और रामाधीन को बोला था कि रुपए एक थैली में लेकर आना और किसी शांत जगह पे रख देना, हम बताएंगे आगे की। डाका डालने की यह पद्धति आज भी देश के कुछ हिस्सों में काफी लोग थे। ऑब्वियसली हम लोग जब पहले की मूवी देखेंगे ना तो ऐसा ही कुछ होता था, पर वास्तव में है यह मध्यकालीन, क्योंकि इसके लिए चांदी या गिलट के रुपए थैली का होना आवश्यक है, जबकि आजकल रुपया नोटों की शक्ल में दिया जा सकता है। और 5,000 रुपए प्रेम पत्र की तरह किसी लिफाफे में भी आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर चेक से भी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन इन कारणों से परसों रात अमुक टीले पर 5,000 रुपए की थैली रखकर चुपचाप चले जाओ। यह बात मानने में लोगों को कठिनाई हो रही थी। ये क्या बात हुई कि जाओ वहां पर 5,000 रुपए एक थैली में रखो और रख करके आ जाना। टीले पर छोड़ा हुआ नोटों का लिफाफा हवा में उड़ सकता है, चेक जाली भी हो सकती है। कहने का मतलब जैसे किसी को पता तो नहीं है कि उसने उस थैली में क्या डाल के गया है। वो कैसे बोल सकता है, इतना कैसे श्योर हो सकता है। जो भी हो, शायद डकैतों ने इस बात पर सोचा नहीं होगा, क्योंकि रामाधीन के यहाँ डाका डालने वाले जो लोग थे वो असली डकैत नहीं थे। मतलब दाल में कुछ काला था। उन दिनों गांव सभा और कॉलेज की राजनीति को लेकर रामाधीन भीखम खेरवी और वैद्य जी में कुछ तनातनी हुई। जैसा कि बताया था कि रामाधीन वैद्य जी से अच्छे संबंध उन दोनों के नहीं थे। अगर शहर होता और राजनीति ऊंचे दर्जे की होती तो रामाधीन के खिलाफ किसी महिला की तरफ से पुलिस में रिपोर्ट आ गई होती कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है। लेकिन महिला वहां पे कुछ ऐसा कर नहीं पाई थी, तो रामाधीन अच्छे इंसान बन के रह गए थे। वो क्या है, वो अपना शील समूचा का समूचा लिए हुए सीधे थाने तक आ गए। मतलब एक लेडी को कोई प्रॉब्लम थी तो वो सीधे थाने पहुंच जाती है। पर यह देहात था जहां भी महिलाओं को राजनीतिक युद्ध में हैंड ग्रेनेड की मान्यता नहीं मिली। मतलब वो एक छोटा सा गांव था जहां पे लेडीज की बात को सुना नहीं जाता था। इसलिए वहां कुछ पुरानी तरकीबों का ही प्रयोग किया गया था और बाबू रामाधन के ऊपर डाकुओं का संकट पैदा करके उन्हें कुछ दिन तिल मिलाने के लिए छोड़ दिया। ओ, ये लोग मतलब किसी जैसा होता है ना, इनडायरेक्टली रामाधीन को थोड़ा सा डराना बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन औरतों ने ही, महिलाओं ने ही रामाधीन के यहाँ मतलब झूठ मूठ का किसी को डकैत बना करके उनके यहाँ धमकी वाली चिट्ठी भेजवाई। पुलिस रामाधीन, भीखम खेरवी और बैजी का पूरा गई। ये सभी जानते थे कि डाके की चिट्ठी फर्जी है। ऐसी चिट्ठियां कई बार कई लोगों के पास आ चुकी थी। इसलिए रामाधीन पर यह मजबूरी नहीं थी कि वह निर्धारित तिथि और समय पर रुपए के साथ टीले पर पहुंच जाए। ऐसी चिट्ठियां पहले भी इस गांव में कई लोगों के पास आई हुई थी, तो इसलिए रामाधीन भी ना उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। चिट्ठी फर्जी ना होती तब भी रामाधीन शायद चुपचाप रुपया दे देने के मुकाबले घर पर डाका डलवा लेना ज्यादा अच्छा समझते। पर चूंकि रिपोर्ट थाने पर दर्ज हो गई थी, इसलिए पुलिस अपनी ओर से कुछ करने के लिए मजबूर थी। अब जैसा कि रूपन बाबू ने केस दर्ज करवा दिया था, तो अब रामाधीन कुछ कर भी नहीं सकते थे और पुलिस को भी कुछ काम करना ही था क्योंकि केस लिखा गया था।
उस दिन टीले से लेकर गांव तक का स्टेज पुलिस के लिए समर्पित कर दिया गया और उसमें वे डाकू डाकू का खेल खेलते रहे। मतलब ये पुलिस लोग वहां पहुंच गए थे जहाँ पे वो पैसे रखने की बात थी। टीले पर जैसे एक थाना ही खुल गया था। उन्होंने आसपास के ऊसर बंजर, मतलब जिस जमीन पर खेती नहीं जाती, वहां पर इधर उधर सब इंस्पेक्शन किया, इंक्वायरी की, लेकिन कहीं भी डाकुओं के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला। टीले के पास उन्होंने पेड़ों की टहनियां हिलाकर, लोमड़ियों के बिलों में संगीने घुसेरकर और सपाट जगहों को अपनी आंखों से हिप्नोटाइज करके पूरा श्योर हो गए कि यहाँ वे डाकू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चिड़िया, लोमड़ियां और कीड़े मकोड़े। रात को जब बड़े जोर से कुछ प्राणी चिल्लाए तो पता चला कि वे भी डाकू नहीं, सियार है। और पड़ोस के बाग में जब दूसरे प्राणी बोले तो कुछ देर बाद समझ में आ गया कि वे कुछ नहीं, सिर्फ चमगादड़ बोल रहे हैं, मतलब बैट। उस रात डाकू और रामाधीन भीकम खेरवी के बीच की कुश्ती बराबर पर छूटी, क्योंकि टीले पर न डाकू रुपया लेने के लिए आए और न रामाधीन देने के लिए। अब देखो, ना ही रामाधीन गए और ना ही डाकू गए, सिर्फ वहां कौन रहा? तो पुलिस। थाने के छोटे दरोगा को नौकरी में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे। टीले पर डाकुओं को पकड़ने का काम उन्हें ही सौंपा गया था, पर सब कुछ करने पर भी वे अपनी माँ को भेजी जाने वाली चिट्ठियों की अगली किस्त में ये लिखने लायक नहीं हुए थे कि माँ, डाकुओं ने मशीन गन तक का इस्तेमाल किया। छोटे दरोगा अपनी माँ को बोलते हैं, मतलब अभी थोड़े ही दिन पहले वो यहाँ पर अपॉइंट हुए थे दरोगा जी, तो वो अपनी माँ को बोलते हैं कि अरे माँ, मैं तेरे आशीर्वाद से बच गया हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। वे रात को लगभग 1 बजे टीले से उतरकर मैदान में आए और चूंकि सर्दी होने लगी थी और अंधेरा था, उन्होंने अपने नगर वासिनी प्रिया की याद आने लगी, मतलब अपनी वाइफ की, चूंकि उन्होंने बीए में हिंदी साहित्य भी पढ़ा था। इन सब मिले जुले कारणों से उन्होंने धीरे धीरे गाना शुरू किया। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए उनके आगे 2 सिपाही और 2 पीछे भी थे, और बीच में ये दारोगा जी जाते। दारोगा जी गाते और सिपाही सोचते रहते, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाए। मतलब यहाँ पे जो भी दरोगा आते हैं शुरू शुरू में ऐसे ही रहते हैं, बाद में ठीक हो जाते हैं। मैदान पार करते करते दरोगा जी का गाना कुछ बुलंदी पर चढ़ गया, मतलब पूरे जोश शोर से गाने लगे और साबित करने लगे कि जो बात इतनी बेवकूफी की है कि कहीं नहीं जा सकती, वो बड़े मजे से गाई जा सकती। मतलब जो बात आप कह नहीं सकते हो, गाने के थ्रू आप कह सकते हो। सड़क पास आ गई थी, वहीं एक गड्ढे से अचानक आवाज निकली, कौन है? सरफला। दारोगा जी का हाथ अपने रिवॉल्वर पर चला गया। सिपाहियों ने भी ठिठक कर अपनी राइफलें संभाल ली। जब तक गड्ढे ने दोबारा आवाज दी, करफौन कौन है सरफला, एक सिपाही ने दरोगा जी के कान में कहा, गोली चल सकती है, पेड़ के पीछे हो लिया जाए हुजूर। सिपाही ने दरोगा जी को अलर्ट किया कि हम लोग पीछे हो लेते हैं, क्या पता कहीं गोली वोली चल जाए। पेड़ उनके पास से लगभग 5 गज की दूरी पर थी। दरोगा जी ने सिपाही से फुसफुसाकर कहा, तुम लोग पेड़ों के पीछे हो जाओ, मैं देखता हूँ। इतना कहकर उन्होंने गड्ढे में कौन है, जो कोई भी है बाहर आए। फिर एक सिनेमा में देखे दृश्य को याद करके उन्होंने बात जोड़ी, तुम लोग घिर गए हो, तुम आधे मिनट में बाहर आओ, नहीं तो गोली चला दी जाएगी। गड्ढे में थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाजें, मरफर, गरफे, सरफाले, गरफोली, चरफलाने वाले। प्रत्येक भारतीय जो अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है, भाषा के मामले में पत्थर हो जाता है। इतनी तरह की बोलियां उसके कानों में बढ़ती है कि बाद में हारकर वो सोचना ही छोड़ देता है कि यह नेपाली है या गुजर। अब समझ में तो आ नहीं रहा था, तो क्या समझे कि वो नेपाली भाषा है या गुजर। इस भाषा ने दरोगा जी को चौकन्ने बना दिया। वे सोचने लगे कि आखिर मैटर क्या है। इतना तो समझ में आता है कि इसमें कोई गाली है, पर यह क्यों नहीं समझ में आता कि कौन सी बोली है भाई। इसके बाद ही जहां बात समझ के बाहर होती है, वहीं गोली चलती है। ये सब करते हुए दरोगा जी ने रिवॉल्वर तान लिया, कड़क कर बोले, गड्ढे से बाहर आओ, नहीं तो मैं गोली चला। पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक सिपाही ने पेड़ के पीछे से निकल कर, गोली मत चलाई हुजूर, यह जोग नथवा है, पीकर गड्ढे में पड़ा है। सिपाही लोग उत्साह से गड्ढे की ओर खड़ा हो गए। दरोगा जी ने कहा, कौन जोग नथवा? एक पुराने सिपाही ने तजुर्बे के साथ, मतलब अपने एक्सपीरियंस के साथ कहना शुरू किया,
अरे यह श्री रामनाथ का पुत्र जोगनाथ है, अकेला आदमी है, दारू ज्यादा पीता है, मतलब शराब, और उसी का असर है कि ऐसे बोल रहा है। लोगों ने जोगनाथ को उठाकर उसके पैरों पर खड़ा किया, पर जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहता, उसे दूसरे कहाँ तक खड़ा करते रहे, इसलिए वह लड़खड़ाकर गिरने को हुआ, बीच में रोका गया और अंत में गड्ढे के ऊपर आकर परमहंसों की तरह संतों की तरफ बैठकर जब उसने आंखें मिला मिलाकर हाथ चलाकर चमगादड़ों और सिवारों की आवाजें गले से निकालनी शुरू की, और फिर निकलता है कफोन है, सरफ खला। दरोगा जी ने पूछा, यह बोली कौन सी है? एक सिपाही ने कहा, बोली से ही तो हमने पहचाना कि यह जोगनाथ है। वह सरफरी बोली बोलता है, इस वक्त होश में नहीं है, इसलिए गाली बक रहा है। दरोगा जी शायद गाली देने के प्रति जोगनाथ की इस निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए। वो बेहोशी की हालत में भी कम से कम इतना तो कर ही रहा है। उन्होंने उसकी गर्दन जोर से हिलाई, पकड़कर बोले, होश में आ। जोगनाथ ने होश में आने से इनकार कर दिया, सिर्फ कहा, सरफले। सिपाही हंसने लगे। जिसने उसे पहचाना था उसने जोगनाथ के कान में चिल्लाकर कहा, जरफोगनाथ, हरफोश में अड़फाओ। इसकी भी जोगनाथ को कोई रिएक्शन नहीं हुआ। दरोगा जी ने एकदम से सरफरी बोली सीख ली। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह साला हम लोगों को साला कह रहा है। उन्होंने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर एक सिपाही ने रोक लिया, कहा, जाने भी दे हुजूर। उन्होंने अपने हाथ तो रोक लिया, पर आदेश देने के ढंग से कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, हवालात में बंद कर दो, दफा 109 जाब्ता फौजदारी लगा दे। मतलब कि जैसे हम लोग लगाते हैं ना, दफा 302, दफा 304, वही। एक सिपाही ने कहा, यह नहीं हो पाएगा हुजूर, यह यहीं का रहने वाला है। दीवारों पर इश्तहार, मतलब एडवर्टाइजमेंट का जो ये पोइंटिंग वेंटिंग होता है, वो यही करता है। वैसे बदमाश है, पर दिखाने के लिए उस काम तो करता ही है। वे लोग जोगनाथ को उठाकर उसे अपने पैरों पर चलने के लिए मजबूर करते हुए सड़क की ओर बढ़ने लगे। दरोगा जी ने कहा, शायद पीकर गाली बक रहा है, किसी न किसी जुर्म की दफा निकल आएगी। अभी चलकर इसे बंद कर दो, कल चालान कर दिया जाएगा। उस सिपाही ने कहा, हुजूर, बेमतलब झंझट में पड़ने से क्या फायदा, अभी गांव चलकर इसे इसके घर में ढकेल आएंगे। इसे हवालात कैसे भेजा सकता है, वैद्य जी का आदमी। दरोगा जी नौकरी में नए थे। अब दरोगा जी कुछ समझे नहीं कि वैद्य जी का आदमी है क्या होता है। सिपाहियों से थोड़ा पीछे हटकर वे फिर अंधेरे, हल्की ठंडक, नगर वासनी प्रिया, मतलब अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगे और फिर आगे आगे चलने लगे, और सिपाहियों से कोई बात नहीं की। तो ये था टिल 8 पार्ट कंप्लीटेड। 8